दिस इज रामगिर एंड आई वेलकम टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज देखने वाले हैं सीरीज 10th ऑफ सवाल में पिछले लेक्चर में देख लिया था दो टेस्ट के बारे में, ट्राई एक्सेल टेस्ट और डायरेक्ट सीयर टेस्ट। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और वेन सीयर टेस्ट। ठीक है, तो पहला फर्स्ट मेथड है वो अनकन्फाइंड यानी कि थर्ड मेथड है। ठीक है, दो मेथड पिछले लेक्चर में देख लिया था, ये तीसरा मेथड है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट से सीयर स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखने वाले हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो कि ट्राई एक्सेल टेस्ट का, ठीक है, ट्राई एक्सेल टेस्ट का या बोले ट्राई एक्सेल मेथड का ये मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, क्योंकि उसमें देखे थे जो अनकन्फाइंड ट्राई एक्सेल टेस्ट में देखे थे कि यहाँ पर एक कंटेनर में जो कि क्या भरा हुआ है, वाटर से फुल होता है। ठीक है, और इसमें सॉइल सैंपल को रखते हैं। सॉइल सैंपल में एक प्लास्टिक मेम्ब्रेन से क्या की जाती है, इसको एक मेम्ब्रेन से इसको कवर किया करते हैं, क्योंकि ये पानी जो है ना कंटेनर का इसमें पेनिट्रेट ना कर जाए, इसमें पानी ना चला जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, इस पर लोड लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर गेज लगा के और यहाँ पर गेज लगाते हैं, पीजोमीटर लगा के चेक करते हैं। ठीक है, प्रेशर को यहाँ पर सिर्फ ये रहेगा कि यहाँ पर जो ये वाटर से फुल टैंकर है, ठीक है, उसको हटा देते हैं। ये अनकन्फाइंड है, यानी कि यहाँ पर कोई भी कन्फाइनिंग प्रेशर यानी पोर प्रेशर नहीं लग रहा है। यहाँ पर कोई भी पोर प्रेशर नहीं लग रहा है। ये एक सॉइल सैंपल है, ठीक, जिस पर नॉर्मली क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये एक, ठीक है, दोनों साइड सॉइल के टॉप और बॉटम पे प्लेट रखी हुई है। ठीक है, जिस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसमें कंप्रेसिव फोर्स पता करेंगे फर्स्टली, ठीक है, उसके बाद में शियर फोर्स निकाल देंगे। फर्स्टली बता दें कि ये क्लेई सॉइल या बोले कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर, या इसे बोल सकते हैं कि इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ट्राई एक्सेल टेस्ट। ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ या मॉडिफाइड मेथड ऑफ ट्राई एक्सेल टेस्ट। ठीक है, ट्राई एक्सेल टेस्ट का ये मॉडिफाइड वर्जन होता है। ठीक है, ट्राई एक्सेल सीयर टेस्ट। बस यहाँ पर जो कन्फाइनिंग प्रेशर वहां पर कैलकुलेट करते थे, पोर या बोलिंग कन्फाइनिंग प्रेशर या पोर प्रेशर, वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यानी वहां पर क्या चारों तरफ से जल भरा होता है, तो जल की वजह से जो प्रेशर लग रहा था उसको कैलकुलेट करते थे, यानी QC। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लग रहा है। ठीक है, ये मॉडिफाइड वर्जन होता है ट्राई एक्सेल टेस्ट का, और ये सुटेबल होता है किसके लिए, क्लेई सॉइल के लिए, या बोले क्लेई सॉइल के लिए बोले, या बोले फुली कोहेसिव सॉइल के लिए ये सुटेबल होता है। इट इज सुटेबल फॉर क्लेई सॉइल। ठीक है, ये क्लेई सॉइल बोले या कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल होता है, कोहेसिव सॉइल। ठीक है, ये कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि इसमें केवल शियर स्ट्रेस लग रहा है। ठीक, यानी यहाँ पर कोई भी पोर प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लग रहा है। ठीक, यहाँ पर यही ये क्या है, कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो हम यहाँ पर स्ट्रेस ज्ञात करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस ज्ञात करेंगे, ये क्या होगा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये होगा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये एक प्रकार का ये
कन्फाइंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक सिंपल मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। ये कोहेसिव सॉइल या क्लेई सॉइल के लिए ये ज्यादा मेथड सुटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आने वाला है, कन्फाइनिंग बोले स्ट्रेस आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, वही इसका हाफ होता है। क्या चीज? शियर स्ट्रेंथ। अभी देखने वाले हैं कैसे ये हाफ होता है। अभी यहाँ पर देखा है, अभी यहाँ पर बताया कि जो सॉइल है यहाँ पर किसके लिए सुटेबल है? क्लेई सॉइल के लिए। यानी कि जो सी की वैल्यू तो समथिंग होगी, लेकिन फाई जो होगा वो क्या है यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। फाई अगर 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, ठीक है, कूलॉम लॉ के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ अगर हम देखें जो सिग्मा 1 आने वाला है कैलकुलेट करते थे तो क्या करते थे? टाउ सिग्मा 3 इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c इंटू 10 45 प्लस 5/2, ठीक है, 5/2। यहाँ पर बता दिया कि जो पोर प्रेशर है, कन्फाइनिंग प्रेशर, वो क्या है? 0 है। यहाँ पर हम पोर प्रेशर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कंसीडर क्या? यहाँ पर कोई भी इसके आसपास या कोई भी जल नहीं भरा हुआ है, ठीक है। जल भरे कंटेनर में नहीं रखा है। अगर जल भरे कंटेनर में रखा होता तो पोर प्रेशर यहाँ पर लगा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर पोर प्रेशर जो है या कन्फाइनिंग प्रेशर क्या है? 0 है। सेकेंड चीज देखिए, फाई की भी वैल्यू 0 है। तो अब यहाँ पर हम सिग्मा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2c इंटू 10 45 प्लस 5/2। तो फाई की वैल्यू कितनी है? कोहेसिव सॉइल है, प्योर कोहेसिव सॉइल है, तो क्या होगा? फाई की वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 10 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो हम सिग्मा 1 जो आ रहा है, सिग्मा 1 आ रहा है वो क्या है? 2c, ठीक है, यानी 2 टाइम्स अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2 टाइम्स, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो अभी तक पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या पढ़े हैं? अगर हमको शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करना है, यानी फाई फेलियर प्लेन ज्ञात करना है, तो कोहेसिव सॉइल के लिए, ठीक है, कोहेसिव सॉइल के लिए अगर यहाँ पर यानी नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस ग्राफ ड्रा करें, ठीक है। तो यहाँ पर कोहेसिव सॉइल के लिए क्या बताया था? प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए भी फाई की वैल्यू 0 होगी, सी की वैल्यू समथिंग सी की वैल्यू होगी, ठीक है। फाई 0 है, तो यानी कि जो यहाँ पर ग्राफ बन रहा है, ये इक्वेशन बन रहा है, टाउ फेलियर इक्वल टू क्या होगा? सी होगा, ठीक है। टाउ फेलियर इक्वल टू सी होगा, यानी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं टाउ फाई इक्वल टू क्या होगा? सी होता है, ठीक है। और भी हमने सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सी की वैल्यू देखें तो सिग्मा 1/2 होगा, यहाँ पर सिग्मा 1/2 होगा। तो टाउ एफ इक्वल टू सी की वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा 1/2। हेंस इससे मुझे क्या पता चल रहा है? यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे थे या कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा था, ठीक है, उसका कन्फाइनिंग स्ट्रेस आ रहा था जो उसका हाफ होता है इसमें शियर स्ट्रेस, ठीक है, यानी शियर स्ट्रेंथ जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते थे, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको याद रखना है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में दिया जाए कि अकॉर्डिंग टू यानी हमें दिया जाए यहाँ पर उसका फोर्स दे दे और एरिया दे दे, या तो डायरेक्टली स्ट्रेस दे सकता है और पूछ सकता है नॉर्मल शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू बताने के लिए, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में लिखेंगे कि ये मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है, ठीक है, टू फाइंड आउट शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। सेकेंड चीज, ये मॉडिफाइड वर्जन होता है किस चीज का? या मॉडिफाइड मेथड होता है ट्राइएक्सियल टेस्ट का, और ये सुटेबल होता है क्ले सॉइल के लिए। क्ले सॉइल के लिए होता है, इसलिए हमको ये पता है चीजें कि क्ले है, प्योर क्ले है, तो यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है या एंगल ऑफ
फ्रिक्शनल एंगल है वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 5, यानी वो होगा 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ हमने देख लिया था कैलकुलेट करना, जो मेजर नॉर्मल रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना पता है। कन्फाइनिंग प्रेशर में यहाँ आपको पता है 0 है। ठीक है, सिग्मा 3 और सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो क्ले सॉइल होता है उसके लिए इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन का इस लाइन का यही इक्वेशन होता है। ठीक है, टाउ फाई इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू को पुट कर दिए और हमको डायरेक्टली यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा, नेक्स्ट मेथड है या हाँ, इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसकी कुछ गुण या दोष बताइए। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये इक्वेशन नहीं, ये मेथड क्या होता है, बहुत इजी मेथड होता है, और डायरेक्टली ये सिंपल सा एक डायग्राम बना देना है इसमें। ठीक है, इसमें एक सिंपल सा डायग्राम बना देना है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, फर्स्टली तो ये सिंपल मेथड होता है, दूसरा चीज इसमें कोई भी कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लग रहा होता है। ठीक है, विशेषताएं क्या बोले, बेनिफिट। ठीक है, पहला इसका फायदा है कि बहुत ही सिंपल होता है, इट इज वेरी सिंपल एंड क्विक मेथड, इट इज वेरी सिंपल एंड क्विक मेथड। ठीक है, मतलब ये बहुत सरल और कम समय में कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड चीज खुली ये सैचुरेटेड सॉइल के लिए या बोले सैचुरेटेड क्ले के लिए उपयुक्त होता है। इट इज सुटेबल फॉर सैचुरेटेड क्ले, इट इज सुटेबल फॉर सैचुरेटेड क्ले। ठीक है, सैचुरेटेड क्ले। नेक्स्ट वन है, मतलब ये है सैचुरेटेड क्ले। ठीक है, यानी संतृप्त मृदा के लिए ये सुटेबल होता है। ठीक है, या उपयोग किया जाता है। ये इट कैन बी इजी टू कैलकुलेट इन फील्ड और लेबोरेटरी। ठीक है, मतलब लैब में भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, या ये मेथड टेस्ट इस मेथड से शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है, या फील्ड में से। ठीक है, इट इज both it is easily calculate or use in field or laboratory, ठीक है, मीन्स लैब में या फील्ड में कहीं भी इसको इस मेथड को अपनाया जा सकता है। ठीक है, इसकी सहायता से शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, वेन शियर टेस्ट। ठीक है, वेन शियर टेस्ट क्या होता है देखने वाले हैं नेक्स्ट मेथड में। तो चौथा मेथड है हमारा शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का। ठीक है, चौथा मेथड है वेन शियर टेस्ट। ठीक है, वेन शियर टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है वेन शियर टेस्ट। ठीक है, तो वेन शियर टेस्ट में हम फर्स्टली क्या करते हैं, डायग्राम को देख लेते हैं, डायग्राम को बना के देख लेते हैं, जिससे कि आधा चीजें तो डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आधा चीजें डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। ये
क्या होता है कि टिन प्लेट होता है जिसे हम कहते हैं वेन, ठीक है। ऐसा प्लेट होता है टिन का, ये प्लेट होता है। यहाँ पर हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं। टॉर्क यानी उसको ऐंठते हैं। ये परीक्षण प्रयोगशाला या स्थल यानी ये मेथड क्या यानी फील्ड और लेबोरेटरी दोनों जगह अपनाया जा सकता है, ठीक है। यानी फील्ड और लेबोरेटरी, फील्ड और लेबोरेटरी। फिर देखते हैं कि मिट्टी को क्या कहते हैं, इसको ये वेन है, ये एक टिन की प्लेट होती है, ठीक है। 4 ऐसे होती हैं जिन पर ये रॉड लगा होता है, और इसको क्या करते हैं, मिट्टी में ले जाके इसको ठीक है, ऊपर के जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है, ठीक है, 20 mm तक उसको हटा के उसके बाद इसको धंसा देते हैं, फिर इसको रोटेट करते हैं। जब तक रोटेट करते हैं कि वो वहां की मिट्टी फेल ना हो जाए, ठीक है। यानी कि ये प्रयोगशाला और फील्ड दोनों मेथड दोनों जगह अपनाया जा सकता है, ठीक है। ये परीक्षण में उपकरण एक छड़ के निचले सिरे पर परस्पर लंबवत 4 प्लेटें लगी होती हैं, जो कि टिन प्लेटें होती हैं, ठीक है। 4 टिन प्लेटें लगी हुई होती हैं और जिन्हें वेन कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। इन प्लेटों को क्या कहते हैं, वेन कहते हैं, ठीक है। जिन्हें वेन कहते हैं, ठीक है। और वेनों की को मृदा में धंसाकर, यानी इन ये जो ये प्लेट है, इसको मृदा में धंसाकर इसको घुमाया जाता है, यानी टॉर्क दिया जाता है, यानी टॉर्क फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। लगाया जाता है टॉर्क यानी घुमाया जाता है, ठीक है। रोटेटिंग फोर्स लगाया जाता है। मृदा को घुमाने का प्रतिरोध, मृदा जो सॉइल सैंपल है घुमाने का यानी घूमने का प्रतिरोध उत्पन्न करती है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, घूर्ण बल को धीरे धीरे अधिक, यानी जब तक कि वो फर्स्टली तो कम फोर्स लगा रहे हैं तो बिल्कुल घूमेगा नहीं, ठीक है। तो जब तक यानी घूमे ना, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते रहते हैं जब तक ये यानी घूमने ना लगे, रोटेट ना होने लगे, यानी वो मिट्टी फेल ना हो जाए, जिसे कहते हैं फेलियर, ठीक है। फेलियर पर ना आ जाए, ठीक है। विफलता के समय घूर्ण बल को ज्ञात किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस मिट्टी इसको इस सैंपल को, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, जो वेन सेयर टेस्ट है, इस वेन सेयर टेस्ट को ले जाते हैं सॉइल सैंपल पे, इसको धंसाते हैं वेन्स को, उसके बाद में रोटेटिंग फोर्स लगाते हैं। उस रोटेटिंग फोर्स को लगाते हैं तो मृदा क्या करता है, अपने शेप को रजिस्ट करता है, मतलब शेप को बिगड़ने से रोकता है, यानी रेजिस्टिव फोर्स लगाता है। लेकिन जब तक कि वो घूमने ना लगे, क्या करते हैं, उसमें फोर्स को यानी टॉर्क को, जो घूर्णन बल है उसको बढ़ाते रहते हैं जब तक कि ये फेल ना हो जाए, वहां की मिट्टी फेल ना हो जाए, ठीक है। अब वहां पर क्या करते हैं, ये टॉर्क फेल जो होता है, घूर्णन बल को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। घूर्णन बल को ज्ञात किया जाता है, माना कि, ठीक है, जैसे कि लेट अस अज्यूम टॉर्क लग रहा है, जो टॉर्क लगा रहे हैं यहाँ पर हम, टॉर्क टी, ठीक है, टॉर्क टी लग रहा है, और इसकी हाइट जो है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितना मान लेते हैं, वो मान लेते हैं h। इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है उसे h मान लेते हैं, और डायमीटर क्या है, डायमीटर है d, और हाइट है वो h, और जो डायमीटर है उसको मान लेते हैं d, ठीक है। तो 2 वे शेयरिंग हो सकता है और 1 वे शेयरिंग हो सकता है, ठीक है। इसमें 1 वे शेयर को लेके चलते हैं या 2 वे को, ठीक है। मींस कहने का मतलब ये है कि 1 वे शेयर कर सकता है या 2 वे। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है, जो कि दोनों के लिए अलग अलग शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट होके आता है। डायमीटर जो है इसका, यानी कि अगर ये घूमेगा, रोटेट करेगा तो इतने को ही लेगा ना, इतने डायमीटर को लेगा ना, तो इसे कहते हैं डी, डायमीटर डी, जो ये डी लिखे हैं, ठीक है।
अगर वन वे शेयर है, टू वे शेयर यानी कि ये नीचे तक, यानी ये जो वेन है वो पूर्ण रूप से मिट्टी में अंदर धसा हुआ है, ठीक है। तो टू वे शेयर में जो टॉर्क या बोले शेयर फेलियर आता है, टाउ एफ को कैलकुलेट करते हैं टी अपान पाई डी स्क्वायर एच बाई टू प्लस डी बाई 6, ठीक। अगर वन वे शेयर है, ठीक है, यहां पर लिखेंगे वन वे शेयर, वन वे शेयर है, यानी टाउ एफ इक्वल टू टी अपान पाई डी स्क्वायर एच बाई टू प्लस डी बाई 12 हो जाता है यहाँ पर, यानी कि डी बाई 12 हो जाता है। इसमें सिर्फ चेंजमेंट यहाँ पर रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर वन वे टू वे शेयर दिया है, ठीक है, तो जो फार्मूले में चेंजमेंट होगा वो सिर्फ सब सेम रहेगा, तो डी बाई 6 होगा। इसमें टू वे में शेयर में, वन वे शेयर में डी बाई 12 होता है। वन वे टू वे शेयर क्या होता है? वन वे यानी कि टू वे शेयर है, यानी कि मिट्टी जो है टॉप और बॉटम, यानी यहाँ पर मान लेते हैं इतना दूर क्या है, इतना मिट्टी में धसा हुआ है, ठीक। अगर वन वे शेयर माने, यानी कि जो एक ही इंड क्या है, मिट्टी में धसा हुआ है, ठीक है, एक ही इंड क्या है, मिट्टी में धसा हुआ है, ठीक है। तो इसे वन वे शेयर फेलियर मानते हैं। और टू वे फेलियर में मतलब जो शेयर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वो टॉप पे भी और बॉटम पर भी ऐसे फेल हो रहा है, ठीक है। अगर हम वन वे की बात करें तो वन वे में जो फेलियर हो रहा है वो सिर्फ बॉटम से, यानी एक ही साइड में मिट्टी जो है क्या है, बॉटम एंड पे क्या है, मिट्टी धसी हुई है, ठीक, बॉटम यानी एक ही एंड। टू वे शेयर फेलियर में या टू वे शेयर में दोनों एंड क्या है, पूर्ण रूप से मिट्टी के नीचे है, ठीक है, सिर्फ ये अंदर होता है। वेन शेयर टेस्ट में क्या देखा हमने, वेन शेयर टेस्ट क्या होता है, लेबोरेटरी और फील्ड दोनों टेस्ट दोनों में किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक टिन की प्लेट होती है जिसपे रॉड लगा हुआ होता है, जो ये टिन की प्लेट है या वेन जिसे बोलते हैं हम प्लेट को, वो 90 डिग्री पर एक दूसरे के रहता है, यानी कि ये कैसा है, लंबवत है एक दूसरे को, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो एक दूसरे के लंबवत होता है। दूसरी चीज, जब ये हम इसको सॉइल को, सॉरी, इस वेन इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, सॉइल में ले जाते हैं, या फील्ड में देखें या लेबोरेटरी में देखें, तो सॉइल सैंपल में जैसे उसको धसाते हैं, अगर यानी पूर्ण रूप से, यानी दोनों इंड मिट्टी के अंदर आ गए तो उसे कहते हैं टू वे शेयर। अगर एक ही इंड नीचे है मिट्टी के तो उसे कहते हैं वन वे शेयर। इसको हम क्या करते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं, रोटेट जैसे कराना चाहते हैं तो मिट्टी रजिस्ट करती है, यानी कि उस शेयर को या उस टॉर्क को क्या करती है, रजिस्ट करती है, यानी कि विफल होने से या बोले कि अपने शेप को चेंज करने से, ठीक है, रोकती है। लेकिन जब तक उसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें टॉर्क का जो फोर्स है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज, या घूर्णन बल को धीरे धीरे इंक्रीज कराते रहते हैं, जब तक कि ये यानी फेल ना हो जाए, वहां का वो सॉइल सैंपल है वो फेल ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, टॉर्क का फोर्स ज्ञात कर लेते हैं, टाउ एफ, ठीक है, टाउ एफ यानी शेयर फेलियर ज्ञात कर लेते हैं, टी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तभी तो टाउ ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। टॉर्क को ज्ञात कर लेते हैं, या बोले घूर्णन बल को ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में वन वे शेयर या टू वे शेयर है, उसका मेथड से कैलकुलेट, यहाँ पर फार्मूले से शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर पाते हैं। हमको हाइट गिवन होती है कि कितना मिट्टी के अंदर कितना इसको क्या किया गया, यानी पेनिट्रेट कर दिया गया या धसा दिया गया। दूसरी चीज इसका डायमीटर पता होता है, वेन का डायमीटर पता होता है, क्योंकि ये घूमेगा तो इतने डायमीटर को ही लेकर घूमेगा, यानी इतने डायमीटर का क्या करेगा, इतने डायमीटर को वो करेगा, ठीक है। सेकेंड चीज इसकी हाइट पता है, डायमीटर पता है हमको, और क्या चीज पता होना चाहिए, हाइट, डायमीटर और टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे कैसे, टॉर्क जो टॉर्क था यानी कि घूर्णन बल है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर इजिली शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर पाएंगे सॉइल में। तो ये हो गया वेन शेयर टेस्ट।
अब देख लेते हैं यहाँ पर इसमें कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। शुष्क यानी ड्राई सैंड दिया गया है, पर डायरेक्ट सीयर टेस्ट से किया जा रहा है ड्राई सॉइल को। डायरेक्ट सीयर टेस्ट द्वारा सीयर स्ट्रेंथ ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे सीयर स्ट्रेंथ ज्ञात कीजिए कि नमूने का 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपरूपण सामर्थ्य दिया है, यानी कि अपरूपण बल दिया गया है, ठीक है। सेकेंड चीज, नॉर्मल फोर्स का मान दिया है 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बालू का अपरूपण प्रतिरोध कोड जो दिया है, एंगल ऑफ शियर रेजिस्टेंस गिवन है, नहीं एंगल ऑफ शियर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन गिवन है, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट करना है हमको, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट शियर टेस्ट क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। जो गिवन है उसको पहले ही लेते हैं, गिवन दैट, ठीक है। गिवन है हमें ये ज्ञात कीजिए कि नमूने का अपरूपण सामर्थ्य 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अपरूपण सामर्थ्य यानी टाउ एफ गिवन है 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड वन दिया है कि नॉर्मल फोर्स यानी n की वैल्यू गिवन है, नॉर्मल फोर्स उस समय पर सामान्य बल फोर्स का मान 1.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस दिया है 1.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तथा बालू का अपरूपण एंगल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्ञात करना है 5 की वैल्यू, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, 5 की वैल्यू। हमें पता है गिवन है, हमें क्या क्या हमें गिवन है, टाउ गिवन है, सिग्मा एन गिवन है, और हमको याद करना है 5। इसका फार्मूला हमें पता है, टाउ एफ इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन इंटू 10 सैंड है, क्या है क्वेश्चन में गिवन है कि ड्राई सैंड है, ठीक है। ड्राई सैंड है, यानी कि कैसा सवाल है ये कैसा सवाल है, ये सैंड है, तो हमको पता है इसका जो C की वैल्यू होगी 0 होगी। कैसे, ये क्योंकि ये प्योर नॉन कोहेसिव सॉइल है, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी बालू के यानी कण के बीच में आकर्षण बल कोई भी नहीं, यानी कोहेजन इसमें कैसा है 0 है, इसलिए यहाँ पर C की वैल्यू 0 करके वैल्यू पुट कर देते हैं। गिवन हमें सब कुछ, टाउ एफ की वैल्यू गिवन है, ठीक है। कितनी, टाउ एफ की वैल्यू गिवन है 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। C की वैल्यू पता है हमको 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर सैंड दिया है, बालू दिया है। यहाँ पर मेन चीज था यानी खुद से पता लगाना कि C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ड्राई सैंड यानी कि सूखी बालू गिवन थी, तो इसलिए C की यानी कोहेजन 0 हो गया। सिग्मा एन की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू 10 5 यहाँ पर 5 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो 10 5 इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.8 अपान 1.25। अब यहाँ पर 5 को 10 को इधर भेज देते हैं, तो 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 0.8 अपान 1.25, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं या कैलसी में देख लेते हैं।
8/1.25 वैल्यू आ रहा है 32.619 डिग्री, ठीक है, 32.619 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा, आंसर हो गया एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये क्या हो गया, आंसर हो गया 32.619, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, 32.1619 डिग्री आ गया आंसर। ये हो गया डायरेक्ट शियर टेस्ट का। अगर यही देख लेते हैं वेन शियर टेस्ट के लिए, ठीक है, वेन शियर टेस्ट के लिए देख लेते हैं वैल्यू। एक क्वेश्चन, जो प्रयोगशाला में या बोले कि लेबोरेटरी में यूज करते हैं वेन शियर टेस्ट, ठीक है, वेन शियर टेस्ट, उसमें जो हाइट होती गिवन होता है या हाइट होती है उसको लेते हैं 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो डायमीटर होता है वेन का, हाइट डायमीटर होता है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर बात करें हम, ठीक, यहाँ पर अगर बात करें कि वन वे शेयर हो रहा है, ठीक है, या कैलकुलेट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल फॉर वन वे शेयर, ठीक है। तो वन वे शेयर के लिए फर्स्ट एक कंडीशन देख लेते हैं, केस फर्स्ट में देख लेते हैं फॉर वन वे शेयर, फॉर वन वे शेयर, वन वे शेयर के लिए फार्मूला क्या बताया है, वन वे शेयर के लिए बताया है फार्मूला टाउ x = t अपॉन पाई d स्क्वायर h/2 प्लस d अपॉन 6, ठीक है। अगर बोला जाए सेकेंड केस में बोला जाए कि फॉर टू वे शेयर फाइंड आउट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल फॉर टू वे शेयर, ठीक है, ये टू वे शेयर है। तो इसके लिए फार्मूला देखा है, ये फार्मूला हमें पता है टाउ x = t अपॉन पाई d स्क्वायर, ठीक है, t अपॉन पाई d स्क्वायर अपॉन h/2 प्लस d/12, ठीक है। टू वे के लिए h/12 हो गया और वन वे के लिए यहाँ पर गलती होगी, ठीक है, टू वे के लिए होता है d/6 होता है, वन वे के लिए d/12 होता है, ठीक है। अगर फार्मूले में स्टार्टिंग में गलती होगी तो सिर्फ सही कर लो, ठीक है। यहाँ पर वन वे के लिए d/12 होता है और टू वे के लिए d/6 होता है, ठीक है। यहाँ पर टॉर्क को गिवन नहीं है तो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, टॉर्क अगर गिवन नहीं है तो कैलकुलेट करना होगा। जनरली टॉर्क गिवन रहेगा, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू गिवन रहेगी, तो समथिंग वैल्यू होगी टॉर्क की, मान लेते हैं, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से टाउ एफ को कैलकुलेट हो जाएगा, टी की वैल्यू गिवन रहेगी उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर सीएल को टू वे के लिए भी पता कर पाएंगे ऐसे, ठीक है। क्योंकि वेन शेयर टेस्ट में ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।